हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण के संस्कृत पोर्शन से। हम यहाँ से आज व्याकरण जो है आपका स्टार्ट करेंगे और संधि हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं संधि को, और यहाँ पर भी हम एक बार फिर से इसको जो है रिवाइज करेंगे ताकि आपको फिर से जो है ये एक बार रिकॉल हो जाए। तो संधि होती क्या है? संधि शब्द का अर्थ है मेल। अब मेल भी किसका? व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या फिर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो परिवर्तन या विकार आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि बेसिकली आपके दो वर्णों के बीच होने वाले मेल को कहा जाता है, और जब दो वर्णों के बीच में कोई मेल होता है उससे एक परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन के बाद एक नया शब्द बनेगा, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रमाधन ईस, ये क्या हो जाएगा? रमेश। अब देखिए, आपने किन किन वर्णों का मेल करना है। आपके पास जब भी आप संधि करेंगे, प्रथम शब्द दो शब्द होंगे, उन दो शब्दों के दो वर्णों का आपने मेल करना है। आपके पास दो शब्द होंगे, जैसे यहाँ रमा और ईस है। रमा और ईस को मिलाने से, इसका संधि करने से आपके पास एक नया शब्द मिला आपको, रमेश। अब कैसे इन दोनों का किन वर्णों का आपने मेल करना है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का। यदि प्रथम शब्द में एक ही शब्द है और आगे जो है एक ही वर्ण है और दूसरे में शब्द है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के बीच जो है आप यहाँ पर मेल करेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे। उन दोनों को मिलाने के बाद जो परिवर्तन आपके पास आ जाता है उसे हम संधि कहेंगे। जैसे रमाधन ईस रमेश हो जाता है, गिरिधन इंद्र गिरेंद्र हो जाता है, परधन उपकार आपके पास परोपकार हो जाता है। अब अधन ई यहाँ लिखा है, ए हो जाता है। ठीक है, अब ये जो नियम है इनको हम आगे पढ़ेंगे। आप पहले भी, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो सारा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ए धन ई आपके पास बड़ी ई हो जाती है, अ धन उ आपके पास क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। कैसे होता है इसको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट आएंगे उन्हें पढ़ेंगे। आपने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम ध्वनि, तो यहाँ पर देखिए हमने, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, पहले शब्द के अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि के परस्पर, ध्वनि का मतलब वर्ण, ठीक है ना, के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आ गया है यही संधि है। अतः अब आप लिख लीजिएगा, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से वर्ण या ध्वनि, पहले ध्वनि आई, ध्वनि का ही लिखित रूप आपका वर्ण है, ठीक है, और वर्णों की माला को आप वर्णमाला कहते हैं। और इसको आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है वर्णमाला के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके रूप में, मूल रूप में, किस रूप में? मूल यानी कि जो आपके पास पहले से था, उस मूल रूप में जो परिवर्तन आता है उसे ही आप संधि कहते हैं। संधि केवल दो ध्वनियों जिसमें स्वर व्यंजन के बीच होती है। संधि यहाँ पर दो ध्वनियों के बीच होती है, दो वर्णों के बीच होती है, और वो आपका क्या हो सकता है? स्वर या व्यंजन हो सकता है। शब्दों के बीच में नहीं होती है संधि, ठीक है ना। शब्दों के बीच में संधि नहीं होती है, संधि होती है दो वर्णों के बीच में, दो ध्वनियों के बीच में, जो कि आपके स्वर हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं। सभी जानते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, और व्यंजन जिनको उच्चारण करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। और आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं। व्यंजन बेसिकली किस रूप में होते हैं? व्यंजन आपके, जैसे आप लिखते हैं ना क, ये क ऐसा नहीं है, ये व्यंजन जरूर है लेकिन इसका स्वतंत्र रूप ये है। जब आप इस व्यंजन में अ की ध्वनि जोड़ते हैं तब जाके ये हलंत, हल लगा होता है हर व्यंजन के नीचे से, और जब इसमें अ का स्वर जुड़ा होता है, जुड़ जाएगा, तो अब ये हल इसका, यानी कि जो हलंत है, ये हलंत इसका हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क धन अ आपका यहाँ पर क हो जाएगा। ये क हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं, अ की मदद ली इसको उच्चारण करने के लिए,
ठीक है ना, तब जाके ये क बना। ऐसे ही ख भी, ऐसे ही ख जो है हलंत के साथ और अ, ठीक है। चलिए इनको लिख लीजिएगा, इसको चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए जब संधि होती है, यानी कि दो शब्द जुड़ते हैं दो वर्णों के परस्पर विकार परिवर्तन से, अब जब जुड़े हुए शब्द को आप जब तोड़ते हैं उसे हम कहेंगे संधि का विच्छेद। दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को जब आप पुनः उसको तोड़ देते हैं, पहली वाली स्थिति में लाना ही आपका संधि विच्छेद कहलाता है, क्योंकि संधि के द्वारा ही हम उसको जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जुड़े हुए शब्द को उस नए शब्द का फिर से आपने विच्छेदन कर देना है, फिर से उसको उसी स्थिति में लाना जो पहले की स्थिति थी, यहाँ पर वो कहलाता है आपका संधि विच्छेद। ठीक है, अब हम यहाँ पर संधि की बात कर रहे हैं तो सभी हेडिंग डालेंगे संधि के भेद। चलिए हेडिंग डालेंगे संधि के भेद, काइंड ऑफ ज्वाइनिंग, संधि के भेद, संधि के भेद। अब देखिए संधि के तीन भेद हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के निम्नलिखित तीन भेद हैं, लिखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हेडिंग डालेंगे, क्या होता है स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को आप स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के बीच में परस्पर मेल से जो परिवर्तन आ जाता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर दो स्वर जुड़ेंगे, व्यंजन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है स्वर संधि। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए स्वर संधि पहला। संधि के तीन भेद हैं। पहली हेडिंग डालेंगे स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर धन अधीन, पराधीन हो गया, यहाँ अ धन अ मिलकर के आ हुआ है। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा और अ धन ए मिलकर के ए हुआ है। दया धन आनंद, दयानंद और आ धन आ मिलकर के आ हुआ है। अति धन अंत, अत्यंत ए धन अ जुड़ करके य हुआ है हलंत के साथ। तो ये आपकी स्वर संधि है। अब यहाँ पर देखिए ये अ धन अ आ कैसे हुआ, अ धन ए कैसे हुआ और आ धन आ आपका आ कैसे हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर ए धन अ य कैसे हुआ, इसका हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे स्वर संधि के भी भेद। जिस प्रकार के संधि के तीन भेद हैं, ऐसे ही पहला जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं। तो स्वर संधि के भेद लिखेंगे, पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जल्दी से इसके पांचों भेद लिखिए, पांचों के नाम लिखिए। 5 भेद हैं स्वर संधि के। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हमने क्या क्या कहा कि स्वर संधि के भी 5 भेद हुए। संधि के 3 भेद, जिसमें पहला स्वर संधि है, दूसरा आपका व्यंजन संधि है और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में, तो जल्दी इतना आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला है आपका यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी हमने आपको बताए कि इसके भी 5 भेद हैं। पहला भेद है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए जल्दी लिखिए। अब स्वर संधि का पहला भेद हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। अब पढ़ेंगे इसके नियम, किस प्रकार से दीर्घ संधि के क्या क्या नियम हैं, इसको हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग।
स्वर संधि के भी 5 भेद, जिसमें आपका दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, चलिए दीर्घ संधि जब आपने हेडिंग डाली, यहाँ पहले इस बात को लिख लीजिएगा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, सभी जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ, अपने वर्णमाला पढ़ा है छोटी क्लासेस में, वर्ण विचार में आपने पूरा ह्रस्व दीर्घ पढ़ा है। ह्रस्व क्या होता है, अ, इ, अ, ये ह्रस्व है, और इसके बाद दीर्घ आपके पास आ, ई और उ। यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई अन्य ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाता है, क्योंकि स्वर की बात कर रहे हैं तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे अ धन आ होता है, अ धन आ हो जाता है, अ धन आ हो जाता है, और आ धन आ हो जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे लिखिएगा। चलिए लिख लिया आपने, नोट डाउन कीजिएगा। पहली संधि है, स्वर संधि का पहला भेद है आपका दीर्घ संधि, और ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए तो उन दोनों के मेल से हमेशा ही दीर्घ स्वर आ जाता है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ जाता है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कीजिएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ देखिए, अ ह्रस्व, अ ह्रस्व, और यहाँ पर आ। अ या आ के बाद कुछ भी आए, अ या आ, हमेशा ही नियम क्या हो जाएगा, हमेशा वो आ हो जाएगा। ओके, हमेशा ही आ हो जाएगा। जीजीआईसी भागलपुर में सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालिएगा, हर क्लास में काम आएगा आपको संधि। आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आप संधि के नियमों को लिख लें और पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिए हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि छोटी क्लास से और बड़ी क्लास तक आप संधि को पढ़ते रहेंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप संधि को पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, तो इसलिए संधि आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ दीर्घ संधि, नाम से ही क्या है, दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए वो हमेशा दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है। दीर्घ स्वर क्या क्या होता है, आ, ई और ओ। तो मैं यहाँ आपको नोट में भी बताऊं, हमने दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात की। पहला नियम क्या है, अ के बाद यदि अ धन अ हो जाए, या फिर अ के बाद आ आए, आप भी लिख लेंगे, आ के बाद अ आए, या फिर आ के बाद आ ही आ जाए। लिख लेंगे सभी बच्चे, हमेशा ही आपके पास आ हो जाता है, हमेशा ही आ हो जाता है। ठीक है, ये हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि का दूसरा मैं यहाँ पर कहूं, सभी लिखेंगे ए धन ई, या फिर ए धन बड़ी ई, या फिर बड़ी ई धन छोटी ई, ऐसा कुछ आ जाए। अभी उदाहरण से भी समझेंगे
फिर आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी आप नियम लिखिएगा, साथ में नियम आप सभी बच्चे लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे और उसके बाद आपको पूछा जाएगा, आप करने बैठेंगे इसके उदाहरण, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, ए ए धन ई, ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ, हमेशा ही वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको छोटी क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ी है। ठीक है ना। तो वहां पर ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, उसको हमने वर्ण विचार में बहुत अच्छे से इसको डिटेल वीडियो में आपको 4-5 लेक्चर में इसको करवाया था। तो उम्मीद करती हूँ इतना तो आपको आता होगा, क्लास 10 के बच्चे हैं। ठीक है। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए, ए ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, अब हमेशा ही क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अब आपको एक ही तो बात याद रखनी है, अ या आ दोनों मिले तो हमेशा ही आ हो जाता है। ए या ए, पहले कोई भी आए बाद में कोई भी आए, हमेशा ही बड़ी ई हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। साथ साथ अब इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। साथ में आप इसे भी नोट डाउन कीजिएगा, सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बेटा, सभी इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये दूसरा नियम है दीर्घ संधि का। ठीक है। और मैं इसको इस तरह से बंद कर दूं। ठीक है। और चलिए, अब यहाँ पर एक और नियम था तीसरा, क्या आपके पास ओ धन उ आए, ओ धन बड़ा ऊ आए, या फिर बड़ा ऊ के बाद आपका छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ के बाद फिर से बड़ा ऊ आ जाए, हमेशा आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ पर दीर्घ स्वर आपका ओ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, तो ये भी आपका दीर्घ संधि में ही आता है, ये नियम है। ठीक है ना। चलिए इतना लिख लें, इतना लिखिए। और अब हम दो शब्दों को जोड़ेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। चलिए, मत धन अनुसार, इस उदाहरण को लिखिए और बहुत ध्यान से इसको समझिए। मत धन अनुसार, जब हम संधि करते हैं जीजीआईसी भागलपुर में, आपको आवाज आ रही है? जीजीआईसी भागलपुर में आपको आवाज आ रही है? माइक ले लीजिएगा एक बच्चा, बेटा माइक ले लीजिएगा कोई भी आप में से। हेलो मैम। बेटा लाइव देख। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मैम प्रिया। प्रिया। चलिए प्रिया, कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? मैम 9th। ठीक है, 9th के हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9th वाले भी पढ़ेंगे संधि। आप मुझे ये बताइए, मत धन अनुसार, इसमें किन दो वर्णों की हमने संधि? और जो जिनको बहुत हंसी आ रही है ना पीछे, आप भी बताइए। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, इसका संधि बताइए, आता है आपको? मत अनुसार। मत अनुसार। क्या लिखूं मैं ऐसा? मत, मतानुसार। मतानुसार। अच्छा ठीक है। चलिए, जिन्होंने बताया पीछे से इनको दे दीजिए। मतानुसार। ठीक है, ये हुआ ना। लेकिन ये हुआ कैसे, आप जानते हैं इसका नियम क्या है? मैम ऊपर दीर्घ संधि लिखा उसी से पहचान। ठीक है, लेकिन हमने किन दो वर्णों को जोड़ा है यहाँ पर? मैम मत और अनुसार। तो ठीक है, ये तो आप मत सब में कह प्लस रहे हैं। अनुसार। मत प्लस अनुसार तो ठीक है, लेकिन वर्ण अलग हो गया बेटा, वर्ण अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं। वर्ण
जो आपके आ ई, ये आपके सारे वर्ण हो गए। अब ये मत एक शब्द है, शब्द और वर्ण में आप पहले डिफरेंस समझिए, उसमें अंतर समझिए। मत में किस मैम शब्द प्लस को छोटा आ, मैम छोटा आ, चलिए छोटा आ, ये और छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा अ प्लस छोटा अ इसमें कहाँ है? मत में तो मुझे अ दिख ही नहीं रहा है। चलिए पूरी क्लास आप बताइए, आप बताइए और आप मुझे बताइए इनके थ्रू, या जिसको भी आता है। इस मत में आपको अ कहीं दिख रहा है? अ कहाँ से लाए हम? मैम नहीं पता इसका। हाँ नहीं पता, अब हम यहाँ से बताएंगे ये अ कहाँ से आया। ठीक है, माइक ऑफ करेंगे आप और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ तो ठीक है, आपने स्वर देखा, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का भी हम पहला भेद पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि। हमने क्या कहा सुन लीजिए, जीजीआईसी भागलपुर में फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, लेकिन संधि हमने इससे पहले क्या बताया कि संधि तो वर्णों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं। अर्थात हमने ये भी बताया था कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप जोड़ेंगे और बाकी आगे पीछे के शब्दों को, वर्णों को आप जैसा का तैसा रखेंगे। यानी कि ना तो इस मों पर फर्क पड़ेगा और ना ही इस नुसार पर फर्क पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, विकार कहाँ आएगा, परिवर्तन कहाँ आएगा? इस त और अ को जोड़ने के बाद। ठीक है, जीजीआईसी भागलपुर में सुन लीजिए। अब यहाँ हमने क्या कहा, यानी कि इस त और अ को जोड़ना है। अब विकार ये इस पर आपने नहीं छेड़ना है, आगे म और अनुसार, क्योंकि दो ही वर्णों को जोड़ना है, यानी कि त धन अ। ठीक है ना, त धन अ। जैसा कि जीजीआईसी भागलपुर ने बताया, मैंने आपको पूछा कि इसमें इस मत में तो कोई अ है ही नहीं, आपने कैसे यहाँ पर अ बता दिया कि अ है। अब आपने यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं वर्ण विच्छेद कैसे होता है। मैंने आपको क्या कहा, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। व्यंजन आपके, सभी व्यंजन आपके स्वतंत्र रूप में ऐसे होते हैं, हलंत के साथ, और इनका हम स्वतंत्र रूप में उच्चारण नहीं कर सकते, मुंह से आप नहीं बोल सकते इसको। इसको जब आप उच्चारित करेंगे कहीं ना कहीं आपके मुंह से या तो क आएगा, और जब आपका मुंह से क का उच्चारण आएगा, इसमें अ की ध्वनि भी आपको सुनाई देगी। या फिर आप बोलने की कोशिश करें और आगे की मैं कहूँ आप अ ना बोलें, तो फिर आप क्या बोलेंगे, फिर आप का बोलेंगे तो वहां आ का उच्चारण आएगा, फिर से एक स्वर का उच्चारण आएगा। या फिर आप बोलेंगे कि, तो फिर से आपको छोटी ई का उच्चारण आएगा। को ऐसा बोलेंगे, कु बोलेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वर की आपको मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इन व्यंजनों का उच्चारण कर पाएंगे। ओके, अब मैंने यहाँ आपसे कहा कि अब इसको कैसे लिखते थे, आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो, क ख, यहाँ हलंत नहीं होता है, ग घ और अंग, ऐसा लिखते हैं आप। इसके नीचे से हलंत नहीं होता है। ये कब होता है, जब इसमें क धन अ जुड़ा होता है, तब जाके ये क बनता है। ये जो क आप पढ़ते हैं ना, ये क ऐसे ही नहीं बनता है, स्वतंत्र रूप में व्यंजन आपका हलंत के साथ होता है। जब इसके साथ अ ध्वनि जुड़ी होती है, तब जाकर के ये क ऐसा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ क्योंकि मुझे स्वर चाहिए था, तो मुझे इसका वर्ण का विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे हम संधि को विच्छेदित करते हैं, हमने वर्ण विच्छेद, वर्ण विचार में पढ़ाया आपको छोटी क्लासेस में, क्लास 7 में मैंने खुद पढ़ाया है वर्ण विचार, वर्ण को कैसे विच्छेद किया जाता है। तो वर्ण देखिए, यहाँ पर त वर्ण है, इस त वर्ण को आप क्या करेंगे, विच्छेदित करेंगे। अर्थात इसमें से मुझे स्वर की ध्वनि को अलग निकाल देना है, स्वर को अलग कर देना है। जब मैं इस त से स्वर को अलग करूं तो ये अब हलंत के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर त अ का उच्चारण आया, इसलिए अ धन अ। अब हमने क्या कहा था, दीर्घ संधि, क्योंकि स्वर संधि का ही भेद है, दो स्वर जुड़ेंगे तो कुछ विकार आएगा। अब यहाँ देखो, अ धन अ क्या हो गया है, आ हो गया है।
आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, तो अब हमने क्या कहा है, अ धन अ क्या होता है, आ होता है। अब इन दोनों स्वरों को आप जोड़ सकते हैं, त धन आ। फिर से अब देखो, ये तो आपने सीख ही लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता, मैं एक बार फिर से यहाँ बता दूं कि जो क है या तौ है, जब तौ की ही बात करें, तौ कैसे बनता है, तौ में त धन अ आपका क्या बन जाता है, त बनता है। अब इसी तो हलंत के साथ इसमें अगर मैं आ जुड़ाऊं तो इसमें हो जाएगा आपका ता। ऐसे ही इसमें यदि मैं इ जोड़ूं तो ये हो जाएगा ति। और ऐसे ही इस त में यदि ई जोड़ें तो ये आपका हो जाएगा ती। इसी प्रकार से आप और स्वरों को भी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, त हलंत के साथ है धन आ, तो इन दोनों के मेल से बन गया है ता। अब आप बच्चों यहाँ पर देखिए, इन दोनों के मेल से क्या बना, देखो अभी तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में क्योंकि हमें जानना है कि मत में अ आया कहाँ से, क्योंकि दो स्वर को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये तो पता हो कि स्वर है कहाँ, दिख तो नहीं रहा यहाँ। जैसे यहाँ आपको स्वर दिख रहा है, इस मत में आपको स्वर नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ से स्वर को निकाल दिया, वर्ण का विच्छेद किया, वर्ण को तोड़ दिया। जब वर्ण को तोड़ा, इससे मैंने स्वर को निकाल दिया और यहाँ से निकल गया है अ स्वर। अ धन अ हमने अभी नियम पढ़ाया, आ होता है और यहाँ ये तौ था। और ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यंजन में जब आ जुड़ता है तो उसमें आ की मात्रा हो जाएगी, हलंत हट जाएगा। अ जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ हलंत हटेगा। त में या क कोई भी व्यंजन हो सकता है वो हलंत के साथ। इ होगा तो छोटी ई की मात्रा होगी, ई होगा तो बड़ी ई की मात्रा होगी। इसी प्रकार से जो आपके क्या है स्वर हैं वो मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। इतना भी आपको पता है। तो अब आपको इतनी सी बात समझ में आई कि इतना इन दोनों वर्णों को जब हमने जोड़ा तो मुझे इतना काम करना पड़ा। ये समझाने के लिए है आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है ना? तो त धन अ क्या हो जाएगा ये, लेकिन मुझे तो इसमें स्वर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस त व्यंजन को भी विच्छेदित किया, इसको भी तोड़ा, क्योंकि मुझे इससे स्वर चाहिए। इससे स्वर अलग निकाल देंगे तो ये हलंत के साथ हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये हलंत के साथ हो गया, अ धन अ आ हो जाता है, लेकिन फिर से हम इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, है ना? क्योंकि ये हलंत के साथ है और स्वर इसमें जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर आ का स्वर है तो इसमें आ की मात्रा जोड़ती है। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है, आपके पास जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी व्याकरण के बारे में डिटेल में बताया जाता है, भाषा क्या है और भाषा में व्याकरण की क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंसी है, ये हम पढ़ाते हैं। फिर हम आपको लिपि पढ़ाते हैं, बोली पढ़ाते हैं और क्षेत्रीय बोली इस प्रकार से पढ़ाते हैं। फिर आपको पढ़ाया जाता है वर्ण विचार, और उसमें आप डिटेल में हर वर्ण के बारे में, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कितने स्वर हैं, कितने आपके अयोग वा है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, इन सभी के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं। फिर व्यंजन क्या है, व्यंजनों के कितने भेद हैं, स्वरों के कितने भेद हैं, ये सारा आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको वर्ण विचार में आया था। इसके बाद हम शब्द के बारे में भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से शब्द आए हैं। तो अब तो हम यहाँ पर शब्दों को जोड़ रहे हैं और उससे संधि कर रहे हैं दो स्वरों के बीच में। तो यहाँ पे आ गया है ता। तो अब आप देखिए हमने क्या काम किया था। आपने कहा मतानुसार, लेकिन ये मतानुसार आया कैसे, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? हमने क्या कहा, दो ही सिर्फ और सिर्फ दो वर्णों के बीच की ये संधि होती है, और इन्हीं के बीच हम यहाँ पर संधि कर रहे थे। त धन अ आपका हो गया है ता। कैसे हुआ ये हमने आपको यहाँ समझा दिया। हमने क्या कहा, आगे और पीछे के जो शब्द हैं, सॉरी जो वर्ण है, उनको आपने कोई परिवर्तन नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पर आप म और यहाँ क्या है ता, क्योंकि इन दोनों के मेल से हो गया है ता। अब पीछे क्या बचा था, नुसार, तो इस नुसार को पूरा ही लिखना है, नु सा। ठीक है, चलिए एक और शब्द बताएंगे, उसके बाद आप इसको गज धन
आनन, गज धन आनन। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की संधि होगी, इस पर और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गज ज धन आ। अब इसका आप फिर से तोड़िए, यहाँ से स्वर निकालिए, ज धन अ हो जाएगा, धन आ, क्योंकि मुझे यहाँ करना क्या है, स्वर को जोड़ना है। अ धन आ क्या होता है, अ धन आ आपका फिर से आ हो जाता है, जो आपके पास हलंत के साथ है यहाँ पर आपका आ हो जाएगा, ठीक है ना। यही कहा हमने। फिर से इस व्यंजन के साथ जब आ जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, देखो किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है और हलंत को हटा देता है, उसके अलावा जब स्वर जुड़ते हैं स्वर की मात्रा लग जाती है, तो जौ के साथ लग जाएगी आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा जा। बस इन दोनों के मेल से यहाँ पर हुआ जा, और ये आपका हो जाएगा गौ को जैसा था वैसा, जौ और आ मिलकर बना जा, और पीछे है नन, गजानन। तो रटना नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, और जो आपको यहाँ नियम लिखाए हैं उन नियमों का हमने बिल्कुल पूरा ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसके क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, और एक संधि विच्छेद आप करके लाएंगे जिसमें आप सीमा धन अंत। चलिए इसको आप होमवर्क कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज संधि स्टार्ट की, संधि के भेद बताए, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होते हैं, साथ ही साथ संधि के 3 भेद बताए, आपकी स्वर संधि बताया, स्वर संधि के भी यहाँ पर 5 भेद आपको बताए, जिसमें पहला भेद है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के हमने नियम लिखाए और 2 उदाहरण समझाए हैं, और एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है। अब कल की क्लास में हम आगे के इसके कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।